नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं इस समय देश में जिस बात की सर्वाधिक चर्चा है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत की, उस पैकेज की जिसको लेकर जब से इसका ऐलान हुआ है तब से ही तीखी और तीव्र प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। स्वागत है आप सबका। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में लोगों की जान बचाने के साथ साथ सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है देश की बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बताते हुए इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, इसका ऐलान किया और इसके तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और इसमें एक्सटेंशन करते हुए, विस्तार देते हुए देश की वित्त मंत्री ने इसके प्रावधानों को, इस विशेष पैकेज को डीकोड करना शुरू किया। एमएसएमई सेक्टर समेत कई सारे बड़े ऐलान इसमें संभावित थे। कुछ बड़े ऐलान हो गए हैं और कुछ का इंतजार। इस पर प्रतिक्रियाएं तो आपने देखी सुनी है, हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, डिबेट भी करेंगे। लेकिन बुधवार को जो ऐलानों की शुरुआत हुई है या इस पैकेज को डीकोड करने की शुरुआत हुई है, कुछ खास अंश, प्रमुख बातें दिखाते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा। ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत। टीसीएस रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। तो मिशन आत्मनिर्भर कहते हैं, जब कभी संकट का दौर आए, संकट का वक्त आए, तो मुखिया को चाहिए कि वो सबको साथ लेकर के चले। जिसकी हालत खराब है, जो थोड़ा कमजोर है, उसको उठाने के लिए, और जो पहले से थोड़े सक्षम हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएं, वो किस तरह मददगार होते हैं, इसकी जिम्मेदारी मुखिया की होती है। और इसका क्या स्टेप हो सकता है, कदम हो सकता है, कहां से राहत शुरू की जा सकती है, सबने अपने अपने मुताबिक कई सारे सुझाव और राय देश के प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग जो होती रही है उसमें भी साझा की और उसी आधार के ऊपर इस पैकेज को डिजाइन करना बताया गया। लेकिन जब इस पैकेज को डीकोड किया गया पहली कड़ी में, जब एमएसएमई समेत जिन सेक्टरों में आज राहतों की बात की गई, इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या ये काफी हैं, नाकाफी हैं? क्या इसकी दरकार थी? क्या इससे वाकई राहत मिलेगी? इस तरह के कई प्रश्न, कई सवाल हैं जिनका जवाब अपने पैनल के साथ में जुड़कर हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में आज एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है जो इस मुद्दे से, इसके अलग अलग पहलुओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और अर्थ विशेषज्ञ के तौर पर भी मैंने देख सकते हैं, वकील से जुड़े, वकालत से जुड़े हुए कई सारे पेंच जो है, करों से जुड़े कई सारे पेंच जो सुलझाते हैं। चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और एक लंबा तजुर्बा रखते हैं। रविंद्र ब्रह्मे साहब हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हुए हैं। ओमकार सिंह मरकाम साहब हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और मोहन यादव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। आप सबका इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में करना चाहूंगा रविंद्र ब्रह्मे साहब से। रविंद्र ब्रह्मे जी,
माहौल ठीक वैसे ही लगा जैसे बजट आता है और हम इसे डिकोड करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की, देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ऐसे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें, आप इस आपदा को अवसर बनाएं। लेकिन आपदा को अवसर बनाने की पहली कड़ी, पैकेज का जो पहला हिस्सा सामने आया है, उसको लगता है कि हम कर पाएंगे? जिन राहतों की पहली जरूरत थी, क्या उनकी घोषणा आप इसमें पाते हैं? देखिए, ये जो लॉकडाउन में जो इकोनॉमी का सबसे जो क्षेत्र था, जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, वो हमारा लघु और मध्यम उद्योग ही है, जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं हम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और यही जो सेक्टर है ये लगभग हमारे जीडीपी के 30% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा एक्सपोर्ट 40% है, रोजगार यहाँ पे 12 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। तो इसको प्रॉपरली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। और आज जो पैकेज जो आया है, इसमें जो ज़्यादातर इसमें एमएसएमई सेक्टर की बात की गई है और इनकी जो बड़ी समस्या अभी एमएसएमई सेक्टर की है, वो समस्या इनकी एक तो उत्पादन रुका हुआ है। बड़े उद्योग तो थोड़ा उत्पादन कर भी रहे हैं, पर एमएसएमई सेक्टर का उत्पादन अभी रुका हुआ है और इनकी समस्या लिक्विडिटी की थी। और आज जो पैकेज आया है, वो जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की, और कई जो इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई सेक्टर वालों से भी मेरी बात हो रही थी, उद्योगपतियों से भी मैंने इस पैकेज के बाद चर्चा किया, तो ये बताया कि ये थोड़ा सा पार्शियली उनको मदद करेगा, क्योंकि इसमें जो बात हुई है, गवर्नमेंट ने जो फ्यूचर में जो लोन मिलेगा और लोन में गारंटी देने की जो बात की है, तो वो जिस रिलीफ की और उनकी जो मांग थी इसमें, तो वो और इसमें कुछ रिलीफ चाहते थे। जैसे सबसे बड़ी रिलीफ वो चाह रहे थे, जो उनकी बड़ी समस्या है एक ही, कि वो चाह रहे हैं उनका जो भुगतान रुका हुआ है, खासकर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास जो उनका पेमेंट है और जो उन्होंने सप्लाई किया हुआ है माल, तो वो जो रुका हुआ है, वो ये लोन तो उनको जब वो लेंगे, जब बाद में मिलेंगे, लोन अभी बैंक दे नहीं रहे थे, उसके लिए सरकार ने गारंटी दी है। पर यदि वो पैसा उनको यदि मिलता है तत्काल, यदि 10 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाए, तो वो एक बड़ी राहत होगी। तो ये और बड़े जो खासकर जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उनका जो पैसा फंसा है, ये उनकी एक बड़ी मांग थी। पर ठीक है, कुछ हद तक इन्होंने पार्शियली इसको एमएसएमई सेक्टर की जो समस्या है उसको हल करने के लिए एक ये कदम उठाया है, और इससे थोड़ा सा लिक्विडिटी की समस्या उनकी कुछ हद तक अभी सॉल्व होगी। तत्काल तो ये अभी उनके हाथ में कोई लिक्विडिटी जा नहीं रही है। दो बड़े पॉइंट हैं। एक, आम लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हमको भी मिली हैं। आम व्यक्ति जो है, मिडिल क्लास, खास तौर पर मिडिल क्लास, उसमें दो तरह की राहतें चाहता था। एक, जिसका काम धंधा बंद हो गया, उसके बिल्स को या तो वो माफ होने की राह देख रहा था, या कम से कम उन सेक्टर्स में जहां, जैसे आपने एक हिस्सा कवर कर दिया कि जिनका पैसा रुका है, इमीडिएट उनको उनका पैसा दिया जाए। जिन्होंने भुगतान किया अपने कर्मचारियों को, उनको उनके भुगतान करने की आगे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वो हर तरफ से खाली बैठे हैं। क्या एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने से लेकर अभी जो 6 स्टेप्स हैं, 5 से 6 स्टेप्स, ये पर्याप्त हैं, काफी हैं? क्या इनके अलावा भी एमएसएमई के लिए अभी कुछ करना पड़ेगा? आपने कहा लिक्विडिटी की तरफ सीधे काम करते नहीं दिखते, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, कई है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक मैं पॉइंट आउट इसमें जरूर करूंगा कि जो इन्होंने अभी जो डेफिनेशन जो बदली है, जो अभी 25 लाख से माइक्रो को 1 करोड़ किया है, और फिर उसको टर्नओवर को 5 करोड़ कर दिया, और फिर वैसे ही 5 करोड़ का स्मॉल स्केल को 10 करोड़ कर दिया, और उसको 20 करोड़ कर दिया। तो ये डेफिनेशन चेंज किया है, और जो सर्विस सेक्टर को इसने अब, पहले डेफिनेशन अलग थी, सर्विस सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, यही होगा। एक दूसरी जो इन्होंने घोषणा की है, जिनने कहा कि जो ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे 200 करोड़ तक जी, 200 करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, और आपने जो टर्नओवर रखा है हमारा जो मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, उसका टर्नओवर आपने 100 करोड़ रखा है। तो वो जो हमारी मीडियम जो एंटरप्राइज होगी, वो उस ग्लोबल टेंडर जिसमें नई जरूरत है 200 करोड़ तक का, यदि सरकार जो खरीदारी करती है, उनका प्रोक्योरमेंट है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसी ये पुरानी डेफिनेशन थी जहां पर कि प्राइस राइज होता है, रुपए का मूल्य कम होता है, इसकी डेफिनेशन की गई है। पर इसको 200 करोड़ तक भी ले जाते हैं इंटरप्राइजेस के लिए, तो वो अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? ब्रह्म जी, इसमें इफ्स एंड बट्स भी बहुत सारे थे। जैसे शुरुआत जहां से की गई कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है और सीधे खातों में पैसा डाला है, ये हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट रहा है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली सबके पास आया तो दूसरे को लग सकता है कि किसी और के पास आया होगा, मेरे पास आया नहीं आया, केवल मैं अपने बारे में जानता हूं। इसके जो फिगर दिए जाते हैं, डेटा दिए जाते हैं, आपको लगता है मैनिपुलेटेड होते हैं या इनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स में यह है कि इसके बारे में किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं, या हमको इन आंकड़ों पर रिलाय करना पड़ेगा।
देखिए, ये जो स्कीम जो लाई गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम थी, ये इस लिहाज से लाई गई थी कि अन्य जो दूसरी स्कीम है उसमें बहुत ज्यादा लीकेज होता है, उसमें आपका लीकेज बहुत ज्यादा है, और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इसमें लीकेज होने की बहुत कम संभावना रहती है। तो ये एक बड़ी एक अच्छी स्कीम इसलिए आई थी कि लोगों के पास सीधे उनके बैंक में, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज्यादा अच्छी मतलब नहीं, लेकिन क्या उससे मार्केट में फ्लो आया? क्योंकि वैसा फ्लो दिखाई नहीं पड़ा। अगर आपने इतने खातों में पैसा डाला है, एक तो आप कहां यूज करेंगे, ट्रैवल का क्या हाल है, जो वापसी कर रहे हैं मजदूर उनका क्या हाल है, इस पर एक अलग डिबेट का विषय है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, एक एक तस्वीर पर घंटों बात कर सकते हैं, उस पर नहीं जाता हूं मैं। फिलहाल ये जो डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, पहली बात तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि वास्तव में मिला है। नंबर दूसरी बात, क्या उससे फ्लो हुआ है, क्या करेंसी फ्लो यहां नीचे तक पहुंचा है ताकि बाजार भी अप हो? सरकार का कहना है कि सरकार ने कहा कि हम 52,000 करोड़ रुपए का हमने जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है लोगों के, और उनके फिगर्स भी हैं। ठीक है। तो ये मैं ये समझता हूँ इसको कि इसमें काफी हद तक निश्चित रूप से ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि ये जो पैसा जो जा रहा है ये उस व्यक्ति के जिसमें जो हम जैम जो आपकी है जनधन खाता और आधार और उसके साथ मोबाइल के साथ ही डाला है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कम जो है लीकेज की संभावना है। ठीक है। तो निश्चित रूप से अधिकांश लोगों के पास ये पैसा पहुंचेगा, क्योंकि ये उनके खाते में जाएगा। तो और इस कारण ही ये स्कीम, चलिए, मतलब फिलहाल आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। चंद्रशेखर साहू जी, चंद्रशेखर जी, आपके पास में एक लंबा तजुर्बा है इस दौर में। अगर हम केवल कहें मनोदशा को सुधारने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था या इसमें जिस पैकेज की घोषणा की गई उसमें आज जिन राहतों रियायतों को पहली कड़ी में हम देख पा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे कदम है और बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा। आप पहले तो एक प्रतिक्रिया दे दें और उन लोगों को जवाब भी दे दें जो कहते हैं कि इसमें कुछ ठोस नहीं। देखिए पुनीत जी, शुरुआत में ही आपने उसको उद्धृत किया, ये बहुत इकोनॉमिक बेलआउट वाला विषय हम अभी ना कहें, लेकिन ये मिशन आत्मनिर्भरता का जो प्रयास है, जो आधार हमारा है, हमारी जो एक प्रकार से अर्थ नीति रही है, अर्थव्यवस्था जिस पर टिका हुआ है, और जिस ढंग से हम लोग दुनिया को और देश को और अपने परिवार को, अपने समाज को अपग्रेड कर सकते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक हमारा जो अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उसके तरफ प्रधानमंत्री जी ने उस स्पिरिट को हमको समझने की जरूरत है जिसकी बात उन्होंने कही है। और उसका एक प्रथम चरण अभी घोषित हुआ है। अभी आप कहेंगे आज उसका सारा प्रोसीजर और सारा जो डिटेल्स है वो FM ने और MS फाइनेंस ने आज लोगों के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, तो उसकी शुरुआत हुई है। उसका इम्पैक्ट आने दीजिए, उसका इफेक्ट आने दीजिए, और ये जो भारत का जो आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन है, वो पूरी तरीके से हम कैसे इस सारे परिवेश में अपने आप को कैसे खड़ा करें, और हमारा जो स्किलनेस है, देखिए जो विषय आया है MSME का, तो उसमें हमारा जो स्किलनेस है उसको हम कैसे टेप करें। कुल मिला के यहाँ की जो संभावनाएं हैं, यहाँ की जो पोटेंशियल है सारे सेक्टर में, अभी तो 2-3 सेक्टर ही आया है, इसके बाद आगे आपका रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और जो भी प्राइमरी सेक्टर के विषय हैं वो आएंगे। लेकिन अभी हमारे सामने जो हमारी उम्मीद जगी है वो निश्चित रूप से एक बार आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आगे पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। साहू जी, 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ये समस्या, ये कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, संक्रमण की जो समस्या है, चीन से स्टार्ट हुई, दुनिया में फैली, इसके बाद कई सारे देशों की हमारी नहीं, सारी दुनिया की इकोनॉमी का बैंड बजा कर रखा है इस वायरस ने, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इस समय कुछ और देशों के अर्थव्यवस्था को अप करने के उदाहरण भी अब देश के सामने हैं। अगर आप आंकड़े, समस्याएं उनको वहां के हिसाब से कोड करते हैं, तो अब लोग उन देशों को कोड कर रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट कंपनियों तक वो राहत पहुंच रही है, तनख्वाहों के बारे में सरकारें मदद कर रही हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। आपके विरोधी तो ये तक बता रहे हैं कि इस फंड में इतना पैसा पड़ा, आप वहां से पैसा दीजिए। क्या अभी अगले स्टेप्स में आप ये उम्मीद करते हैं कि वैसा कुछ होने जा रहा है, या केवल लोगों को ही आत्मनिर्भर बनना है? नहीं, देखिए, लोगों का आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि एक भारत के आत्मनिर्भरता का जो संकेत है, जो संदेश है, जो अभियान है, जो मिशन है, वो हम सब के लिए है।
और ब्रह्मे साहब ने एक जो बात कही कि प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। जो प्रॉब्लम इकोनॉमिक सेक्टर में है, सोशल सेक्टर में है, उसको इस पैकेज में एड्रेस किया गया है। तो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है आत्मनिर्भरता का, उस तक हमको पहुंचना है। और इसीलिए मैंने निवेदन किया कि जैसे 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक बेल आउट की बात हो रही थी। आज लगभग उससे ज्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि लोगों के पास कई समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई है। और भारत के जो पोटेंशियल है, भारत की जो क्षमता है, भारत की जो संभावनाएं हैं और भारत की जो सक्षमता है, उसको हम कैसे लाएं, इस इकोनॉमिक पैकेज में बात साफ दिख रहा है। ये हिस्टोरिक ठीक है। यहाँ तक आपकी बात से कोई भी असहमत नहीं होगा कि हिस्टोरिकल है, लेकिन इसी हिस्टोरिकल मूवमेंट में जिन लोगों ने जिस तरह मदद दी है, लोग अब उन्हें कोट करें। ओमकार सिंह मरकाम साहब हैं, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश से हमारे साथ में। ओमकार जी, आपकी प्रतिक्रिया, फर्स्ट डे जो डिकोड कर रहे हैं धीरे धीरे करके पैकेज, एमएसएमई को लेकर जो ऐलान हुए, करों को लेकर जो राहतें दी गई, इनको लेकर आपकी क्या सोच है? खंडवा की जोगी बेटा ग्राम पंचायत की बेंच रेशमाबाई है, रेशमाबाई दीपचंद मंत्री की जिस तरह से आज 3 लाख करोड़। नमस्ते, कैसी हो बेटी? मरकाम साहब सुन पा रहे हैं तो बात रखें अपनी। मरकाम साहब की आवाज हम तक ढंग से पहुंच नहीं पा रही। मैं वर्लियानी साहब के पास आता हूं। वर्लियानी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे पहली कड़ी को जो राहत दी गई? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ जी कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की थी, उसमें विजन क्या होना चाहिए, इसी को लेकर सरकार क्लियर नहीं है। सवाल यह है कि आपने फोकस किया केवल एमएसएमई के ऊपर। करीबन 45 लाख इकाइयां हैं, 12 करोड़ रोजगार। अब सबका रोजगार छिन गया, श्रमिक लोग भूखे प्यासे अपने गांव में लौट आए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। पूरे देश में व्यापार ठप है, व्यापारियों के पास या उनके कर्मियों के पास पैसा है नहीं, लोगों को वेतन मिले नहीं है। तो पहले सरकार को देना चाहिए था कि डिमांड क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि उनकी जेब में डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा डालती, जो दुनिया के अन्य देशों ने किया है। आप एमएसएमई खड़ा कैसे होगा जब डिमांड ही नहीं होगी? तो खड़ा कैसे होगा? इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात की जा रही है, उस पर आपको यकीन है? क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट की राशि जो पहले राहत का पहला कदम था केंद्र सरकार का, उस पर क्या यकीन है? क्या वो वेरीफाइड है? नहीं, वो मेरा देखिए, बैंक ट्रांसफर में कोई शक की बात नहीं है, लेकिन 500 रुपए में कोई डिमांड थोड़ी क्रिएट होगी। मिनिमम आपको 7,500 रुपया हर व्यक्ति के खाते में डालना चाहिए, तब जाके उसमें डिमांड क्रिएट होगी। आज ही सीतारमण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रश्नोत्तरी हुई, उसमें उन्होंने एक से सवाल किया कि साहब, ये बैंक में जो लोन ट्रांसफर होते हैं एमएसएमई के, वो डिसबर्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो खुद वित्त मंत्री ने जवाब दिया, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने बैंकर से पूछा है कि जब आपने लोन सैंक्शन किया है तो डिसबर्स क्यों नहीं किया? तो बैंकर्स ने उनको यह जवाब दिया कि एमएसएमई के लोग कहते हैं कि आज कोरोना के संकट में न हमारे पास रॉ मटेरियल है न लेबर है, तो हम पैसा उठाकर ब्याज अपनी जेब से कहां तक भरेंगे? आपने उनको लोन दिया है, ये लोन का बेल आउट नहीं है, ये लोन अमाउंट है, ये पैकेज नहीं है। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं ना सरकार कि हमने पैकेज दे दिया, ये बैंकों के माध्यम से आप उनको लोन की सुविधा दे रहे हैं कि 1 साल तक आपको मूलधन नहीं पटाना पड़ेगा, आने वाले 4 साल में आप पैसा पटाएंगे। आपने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन कहां दिया है? कौन रिस्क लेगा आज के समय में? सारे मजदूर घर लौट गए हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे तेलंगाना हो, वहां के मुख्यमंत्री राहत कर रहे हैं। आपके मुताबिक राहत नहीं है? राहत नहीं है। इससे मोहन यादव साहब से एक मैं रिएक्शन ले लूं, एक रिएक्शन सबके पास चला जाऊं। मोहन यादव साहब, आपका रिएक्शन, और आप सुन रहे थे, अभी वर्लियानी साहब को उत्तर भी देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है सर, ये विपक्ष का धर्म होता है, और जिस ढंग से रमेश जी ने बात कही है वो अपनी
छिद्रान्वेषी नीति के अंतर्गत जिसमें कमी ही कमी देखना है, तो फिर आप कमी तो किसमें नहीं होती है, किस बात में नहीं आएगी। जो रविंद्र ब्रह्मे जी ने बात शुरुआत की थी और साहू जी ने की थी, वो अपने आप में पूरी बात होती है कि कोई भी जिस प्रकार की ये घटना घटी है और उस घटना के बलबूते पर प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री के बाद में वित्त मंत्री ने इस चीज को हाथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। और हमको भरोसा करना चाहिए कि जिस प्रकार से, जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर में जिस ढंग से उन्होंने अपना दखल बढ़ा करके जो छूट की बात की है, तो निश्चित रूप से ये जब इसका एक मिडिल क्लास सेक्टर की दृष्टि से और छोटी इंडस्ट्रियों की दृष्टि से अगर संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। अब ये एक साथ हम सारी चीजों को उस ढंग से नहीं कर सकते जिस ढंग से चाहा गया, लेकिन ये दूरगामी दृष्टि से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोहन जी लिक्विडिटी की थी, तरलता की थी, उसकी कमी से इंडस्ट्री और व्यक्तिगत इकाई सब जूझ रहे हैं। और इसीलिए शायद सबको इंतजार था कि ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, इसकी तरफ कोई ऐलान फर्स्ट स्टेप में होगा। जाहिर तौर पर अभी और कड़ियां बची हैं इसकी सामने आने, हो सकता है आगे उन बातों के जवाब मिले जिनको लेकर आज सवाल है, लेकिन जितना सामने आया एमएसएमई के लिए, वहां उस सेक्टर से भी बात हुई हमारी, उनका भी कहना है कि हमको जिन राहतों की उम्मीद थी वो कम से कम इसमें दिखता नहीं, पैकेज जैसी बात उनको नजर नहीं आती, सिवाय ताकीद के आप काम शुरू करें, हम लोन बढ़ा देंगे या उसकी पेमेंट की तारीख बढ़ा देंगे। देखिए, लिक्विडिटी का जो मैटर है, लिक्विडिटी के मैटर पे सरकार गंभीर भी है और जिस ढंग से अभी ये शुरुआत है, अभी समाचारों पे हम जा रहे हैं और समाचारों से हमने उसका यथार्थ का रूप लेना स्वीकार कर लिया कि ये वास्तव में ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ समय इंतजार भी करना पड़ेगा और सरकार की प्रत्येक स्टेप सोच समझ के होती है और निश्चित रूप से सरकार सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो इंडस्ट्रियल, चलिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, ये मोहन यादव जी का कहना है। ब्रह्मे साहब एक छोटा सा कमेंट, इंतजार करना पड़ेगा, ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन आप बताएं ये जो बातें दोनों पक्षों की तरफ से की गई, जो आपने वरल्यानी साहब को भी सुना, क्या ज्यादा सही है? देखिए, ये जो पैकेज ये जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज नहीं है। गवर्नमेंट कोई अपने तरफ से पैसा इन्फ्यूज नहीं कर रही है इकोनॉमी में, वो बहुत माइनर, बहुत थोड़ा सा कर रही है कि जो हम पीपीएफ में उनको देंगे या दूसरे को देंगे। ये एक्चुअली बैंक गारंटी के रूप में 3 लाख करोड़ ले रहा है, ये बैंक देंगे और ये बिल्कुल सही बात मतलब आप अपने केवल नियमों को थोड़ा सा शिथिल कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा जब वो बैंक में लोन लेने जाएंगे और फिर जब उनको लोन बिना कोलेटरल उसके जो है लोन मिलेगा, तो इसमें वो वैसी राहत डायरेक्ट नहीं है। ये डायरेक्ट मनी का इन्फ्यूजन इकोनॉमी में नहीं है, ये चीज ये इनडायरेक्ट ही इन्फ्यूजन और इसकी अभी जरूरत है। एक जरूर बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जब ये पैकेज आया एमएसएमई का आया है, आज पूरा एमएसएमई के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इस बात को, अब दोबारा इसी मुद्दे को एड्रेस करेंगी ये मुझे और दूसरे क्षेत्र जिनको कहेंगे, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो एमएसएमई सेक्टर था। ठीक है, चलिए मतलब शुरुआत एड्रेस करने नहीं, मैं कहूंगा इसमें थोड़ी कहीं पे चूक हुई है, क्योंकि जो उनकी अपेक्षा थी उसमें वो पैकेज यहाँ पे नहीं मिला है एमएसएमई सेक्टर को। चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद इस पैनल से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और जो बातें की गई हैं पैकेज के फर्स्ट पार्ट में, इसे पैकेज मानने से भी कई लोग इनकार कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो मिशन आत्मनिर्भर, इसमें एमएसएमई समेत कुछ बड़े ऐलान किए गए, लेकिन इससे राहत मानने से कई सारे लोग या राहत पैकेज मानने से कई लोग इनकार कर रहे हैं। क्या चाहिए था और क्या मिला है इसकी कड़ियों में, और आगे क्या मिलता है, इस पर बातचीत होती रहेगी। कुछ रिएक्शन है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, नेताओं के, मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों की सुनवाते हैं आपको। आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं की गई है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। हिंदुस्तान केंद्र सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, दुर्भाग्य से इसका प्रतिशत आपको शून्य ही दिखेगा। ना गरीबों के लिए, ना किसानों के लिए, ना विकास के लिए, ना उद्योगों के लिए। वो तो आपकी ऑलरेडी संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अतिरिक्त किसको क्या मिल रहा है अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है। कि हमारे उद्योग है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं जो बैठ गई है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही लघु उद्योग के रूप में उसके जो विस्तार की जो सीमा बढ़ाई गई है, निश्चित रूप से इसको पूरे देश के उद्योगों को लाभ मिलेगा।
3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ये अभिनंदनीय है। छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत देने से काम चल पाएगा और बाकी उद्योगों का क्या होगा और उन 11 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनकी तनख्वाह अब 2 से 3 महीने से नहीं मिली, क्योंकि इस राहत पैकेज में उन 11 करोड़ कर्मियों की चर्चा तक नहीं की गई। चलिए, तो हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा है जिससे हम बातचीत करें। रविंद्र ब्रह्मे साहब, अब थोड़ा सा एमएसएमई से आगे बढ़ते हैं और जो बातें इसके अलावा एमएसएमई के अलावा की गई, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि एमएसएमई को इस समय सीधे लिक्विडिटी की, सीधी राहतों का इंतजार था, जो कम से कम फर्स्ट फेज में या पहले चरण में, पहली कड़ी में दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी बिजली कंपनियों को लेकर जो बात की गई। इसके अलावा जो टैक्सेशन से जुड़ी कोई बातचीत की गई या ईपीएफ को लेकर के जो ऐलान किए गए, उन्हें किस तरह से देखते हैं आप? क्या और कितनी मदद ये दे पाएंगे इस दौर में, कठिन वक्त में? विद्युत जो कंपनियां हैं उनके लिए जो कहा गया कि जो उनको गारंटी देना है और उसको उनके गारंटी देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही कहा गया है, स्टेट गवर्नमेंट देंगी। और देश में अभी कई स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि ऑलरेडी दे रही हैं। तो ये बात हुआ। दूसरा जो टीडीएस है, टीडीएस में इन्होंने कहा कि भाई 25% आपको उसमें आपको छूट दी जा रही है, तो इससे थोड़ी सी लिक्विडिटी बचेगी। पर एमएसई सेक्टर इसको और मांग रहा था कि ये छूट को यदि और यदि बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। पर ठीक है, यहाँ पर जो छूट दिया गया 25% टीडीएस जो है उनको अब 75% देना पड़ेगा, 25% नहीं देना पड़ेगा। तो ये 1-2 स्टेप हैं जिससे कि थोड़े सी लिक्विडिटी उनके हाथ में आएगी। पर अभी शायद जरूरत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की थी। ज्यादा अभी ये हुआ है कि असल में जो लघु उद्योग हैं इनसे जो सारे लेबर जो चले गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस प्रॉब्लम को मेरे ख्याल से बहुत पहले एड्रेस किया जाना चाहिए था कि इतने बड़े पैमाने पे जो श्रमिक एक दूसरी जगह गए हैं और ये लघु उद्योगों को अब उत्पादन कैसे शुरू करें, ये उनके पास जो एक समस्या आ रही है, ये एड्रेस पहले इशू किया जाता और वो नहीं आ पाते, उनको किस तरीके से सैलरी का भुगतान होता। क्योंकि सिर्फ उनके हाथ में दे देना, इंडस्ट्री से कह देना कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कि भाई आप उनको पूरा वेतन दें, तो वो यदि एड्रेस प्रॉपर्ली वहां हैंडल होता तो आज उद्योगपतियों को जब ये लॉकडाउन खुलने की स्थिति आ रही है और कुछ उद्योग चालू भी हो रहे हैं, तो वहां पे ये एक दूसरी समस्या नहीं होती कि जो लेबर चला गया है फिर वो लेबर वापस आएगा तब शुरू करेगा। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे चूक हुई है। ओमकार सिंह मरकाम साहब जुड़ गए मध्य प्रदेश से, पूर्व मंत्री। मरकाम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपकी प्रतिक्रिया हम सुन नहीं पाए थे कि क्या आप इसे राहत मानते हैं जो पैकेज का ऐलान किया गया, इसमें जितनी घोषणाएं अब तक की गई, या इसमें जिन सेक्टर्स को एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया, क्या वे इससे उबर पाएंगे जिन घोषणाओं के साथ में देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से पूंजीवाद इशारे पे काम कर रहे हैं और इसमें जो पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये पैकेज जो आपने कहा है उसको आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने 3 लाख करोड़ रुपए का जो राशि एमएसएमई की तरफ से जो देने के लिए है, आप बैंक की तरफ से कर्जा दे रहे हैं, आप पैकेज नहीं दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप तरस खाएं, सबसे पहले आप गरीबों के लिए कुछ राहत दें। गरीब मजदूर बेदर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए आप राहत देने के बजाय आप सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिंतित हैं। ये आपकी पूंजीवाद नीति को स्पष्ट करता है और आप गरीबों के हित में, मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं कि आप गरीबों के हित में निर्णय लें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि आप गरीबों के हित में निर्णय लें। आज जो इन्होंने घोषणा किया है, ये अत्यंत हम उम्मीद किए थे कि हमारे गरीबों के लिए होगा। हमारे गांव के जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो कृषक हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं दिया। ये आज उन्होंने एक अपनी बात रख दी। आपकी बात का उत्तर यहाँ देना चाहते हैं साहू जी।
साहू जी। जी पुनीत जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरीके से गरीबों को समर्पित है। अरे और जिसको एक मिनट सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, ये पूरी योजना गरीबों के और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और इस पैकेज के पहले उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ऊपर या जिनको पीडीएस के तहत नहीं मिल रहा था उनको दिया गया है। और इसीलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं गरीबों के लिए है, और इसीलिए इतना बड़ा विश्वास लोगों का, आम जनता का प्रधानमंत्री के प्रति है, जो भारत के असली लोगों के बारे में सोचते हैं। भारत की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के पुरातन परंपरा, यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ के चिंतन और यहाँ की आवश्यकता, उसको देखते हुए उनके सारे विषय सामने हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि ये पैकेज नहीं है। और आपके राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है सुरजीत सिंह, आपने सुरजेवाला, सुरजीत सिंह कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि राहत पैकेज है, तो आप बाकी लोग पैकेज कहें चाहे ना कहें, ये तो बेमानी की बात है। केवल आप नेरो एक प्रकार से संकीर्ण दृष्टि से नाम चाहे साहू जी, आपको लगेगा कि कुछ नहीं है। साहू जी नाम चाहे आप जो दे दें, कितनी राहत इससे मिले, बरलियानी साहब इस पर कुछ जोड़ना चाहे? बोलूंगा पुनीत जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो जुमलेबाजी में ज्यादा विश्वास करते हैं। आप 6 साल का मरकाम साहब एक मिनट, आप लोग किस पे विश्वास करते हैं? आप तो लगातार केवल जुमलेबाजी। आप तो हिंदुस्तान मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का क्या हाल है? मेक इन इटली थोड़ी बोलेंगे भैया, मेक इन इंडिया का क्या हर्ष हुआ? मुद्रा योजना 1 घंटे में लोन मिल जाएगा, 59 मिनट में नहीं मिला। कमेंट्स करते हो क्या? अभी अभी ये पैकेज थोड़ी है। अरे जमीनी हकीकत को आप महसूस करिए। जिन मजदूरों के भरोसे देश आत्मनिर्भर होगा, उन मजदूरों को आपने सड़क में चलने के लिए महसूस किया? हजार किलोमीटर पैदल लोग आ रहे हैं। बरलियानी साहब, क्या जो गरीब कल्याण योजना डायरेक्ट बेनिफिट जो दिया जा रहा है खातों में, इससे उनकी समस्या सॉल्व होती है, समस्या उनकी हल होती है? इस स्टेप में क्या ये शुरुआत होना चाहिए राहत की? निश्चित होना चाहिए, उसमें सही अमाउंट जाना चाहिए। 500 रुपए में गरीब का पेट नहीं भर सकता है। पीडीएस तो हर राज्य में दे रहे हैं, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं हम लोग पीडीएस में। लेकिन जो मजदूरों का रोजगार छीन गया, उनके अकाउंट में पैसा डालिए। 2 महीने मनरेगा में काम नहीं मिल पाया, मनरेगा का पैसा उनके खाते में डालिए। जिस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली फैक्ट्री में, उसकी तनख्वाह उसके खाते में डालिए, तब तो उसको महसूस होगा, विश्वास होगा। ठीक है, 1 मिनट उत्तर लेते हैं। उनके लिए जब मजदूर होगा, मरकाम साहब उत्तर भी सुनिएगा, फिर उसके बाद आप वापस अपनी बात रखिएगा। लगाने के लिए अरे एक्सप्रेस की तरह बात क्यों कर रहे हैं? जी अपनी बात रखिए साहू जी। मैं पुनीत जी साफ कह रहा हूँ कि जितने आपके पैकेज हैं इसके पहले भी वो गरीब और गांव और किसान और मजदूर को लेकर, अभी भी देखिए एपीएफ की बात आई कामगार को लेकर, और आप मेक इन इंडिया नहीं बात करेंगे, मेक इन चाइना बात करेंगे। बहुत थोड़ी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया का हर्ष क्या हुआ? और जो भी हर्ष क्या हुआ, आप देश का जुमलेबाजी थोड़ी काम होगा। देखिए केवल जुमलेबाजी बात नहीं है, आप जुमलेबाजी करके केवल आप हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो। आप जो पराभूत मानसिकता से ग्रसित हो, आप नहीं दुनिया की आर्थिक संस्कृति को पोषित करते हो। हम तो हिंदुस्तान के वास्तविकता को, यहाँ के आवश्यकता को चिन्हित करके बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और वक्ता हमारे साथ में, एक और वक्ता है। यदि मैं आप एक शब्द में कहूँ तो आपकी अनुमति मैं कहना चाहता हूँ कि मसला ये नहीं है कि मसले कौन हल करे, बल्कि मसला ये है कि मसले के लिए पहल कौन करे। और ये पहल हिंदुस्तान ने किया है, भारत ने किया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका असर पूरे दुनिया की इकोनॉमी देखेंगे और भारत की इकोनॉमी। मोहन यादव साहब, हर कोई कह रहा है कि गरीबों के लिए, जिनके रोजगार छिन गए, जिनको आपने घर लौटने के लिए पहले इजाजत नहीं दी, इंतजाम नहीं किए, अब वो अपने साधनों से लौट रहा है, उसके रोजगार को लेकर आप क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि मनरेगा की स्थितियां हर प्रदेश के आपके सामने हैं, लोगों की शिकायत उस वर्ग की तरफ भी है। देखिए ये अगर जैसे मैंने इनकी शांति से बात सुनी, मरकाम जी सुनेंगे इनको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से ये
लॉकडाउन 1 हुआ था उसी समय से गरीबों के लिए जो ढंग से सरकार ने मदद करने का काम बढ़ाया, हमने सबने देखा कि सब प्रकार के अलग अलग स्कीम के लिए पैसा दिया गया, सबके लिए राशन की व्यवस्था की गई, सबके लिए साधन की व्यवस्था की गई। और ये कोई योजना से नहीं डाला गया, ये आकस्मिक रूप से आने वाली विपदा के बावजूद भी इतने बड़े ढंग से इतनी बड़ी संकट को पूरे देश को निकाल के ले जाने में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो योगदान है, और अब उसके साथ साथ इंडस्ट्री को संभालने की भी आवश्यकता है। अगर इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी तो लंबे समय तक बाकी सब चीजों पे भी कैसा माहौल बनेगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो जहां हमने जिसकी आवश्यकता समझी, मजदूरों को मजदूरों के खाते में दिया गया। हमको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? कांग्रेस की सरकार ने तो जो संबल योजना थी, जो चालू ऑलरेडी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ, उसमें लाभ मिलता था, वो योजना तक बंद कर दी थी। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सरकार बना ली। इन्हें कहा 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, कौन सा कर्जा माफ कर दिया था? अरे बिना मजदूर के इंडस्ट्री चलेगी कैसे? ग्राउंड रियलिटीज पे आइए ना। लेकिन मोहन जी और बरलियानी साहब, मोहन जी थोड़ा सा आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें। उद्योग को बढ़ाने के लिए अगर हम इस पर जाएंगे कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया था तो इसका विषय बदल जाएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं और किस चीज की जरूरत है, इस पर रिएक्शंस पर हम जा रहे हैं। पॉलिटिकल कमेंट से अलग हटकर थोड़ा इस बारे में भी सोचें कि जिन हालात से अभी आपकी अपनी ही आसपास की जनता गुजर रही है, क्या इससे उनको राहत मिलेगी। मिशन आत्मनिर्भर की पहली कड़ी में जिन राहतों का ऐलान किया गया, उस पर पहले कुछ लोगों की रिएक्शन देखिए, फिर चर्चा आगे करेंगे। पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना बड़ा अमाउंट दिया है, अगर वो नीचे लेवल तक आएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। गरीब तबके तक आना चाहिए, गरीबों को फ़ायदा मिलना चाहिए, मिडिल क्लास को भी मिलना चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मोदी जी ने इतना बड़ा अमाउंट लोगों को प्रोवाइड दिया है। 20 लाख करोड़ में कुछ जो पहले घोषणा हुई है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। मेन पॉइंट तो पहले फोकस है कि इनका जो एनपीएस हो रहे हैं और जो जनरल पब्लिक है उनकी जो ईएमआईज हैं उनको कैसे होल्ड किया जाए, उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। ये फायदे का तो बोला हुआ है मोदी जी ने, लेकिन अभी तक तो पहले ही बोला था 15 लाख का, अभी तक तो वो आए नहीं है। आ जाएंगे जब मालूम पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का यह पैकेज निश्चित ही देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी भी फोटोकॉपी की दुकान है तो हमारी भी नहीं खुल पाई थी। इसको देखते हुए जो अभी वो पैकेज उन्होंने घोषणा की है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। तो ये आम लोगों का रिएक्शन है। बरलियानी साहब, टैक्स को लेकर के जो कुछ बातें की गई, टैक्स के साथ टीडीएस के बारे में जो कुछ राहतें दी गई, ईपीएफ को लेकर जो बातें की गई, उनसे कितना लाभ मिलेगा? देखिए पुनीत जी, आज वित्त मंत्री जी ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इसको राहत पैकेज के रूप में कैसे वो मान रही थी। टीसीएस और टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का एक हिस्सा है, एज ए एडवांस टैक्स है। जो हम टीडीएस पटाते हैं वो अलग अलग इनकम पर, ठेकेदार का है तो या कमीशन इनकम है तो एम्प्लॉयर काट लेता है उसका, जो भी हमको काम देता है वो हमारा पैसा है, एडवांस टैक्स रूप में जमा नहीं हुआ, टीडीएस के रूप में जमा हुआ। अब आपने उसमें कहा कि जो टीडीएस है यदि 100 रुपए का आपका बन रहा है तो आपको 25% छूट है, 75 रुपए जमा कराइएगा। मेरा पैसा ही मुझे जमा कराना है, वो टैक्स के रूप में है, तो ये कोई राहत थोड़ी है। नहीं, लेकिन आप अगर एडवांस टैक्स भी दे रहे हैं और उसमें से कुछ हिस्सा बचा रहे हैं, ब्रह्म साहब से सवाल है, हाँ। तो अगर उसमें मेरे पास में 100 में 25 रुपए भी बच रहे हैं तो क्या ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा सही स्टेप नहीं है? नहीं, इससे ये ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। जैसे उन्होंने कहा इनकम टैक्स रिफंड तत्काल दिया जाए, वो मेरा अधिकार है। आपके सिस्टम के चलते हुए रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, 14 लाख असेसियस को अभी उन्होंने करोड़ रुपए रिफंड जारी किया है, ये तो मेरा अधिकार था। तो इसको आप कैसे राहत के रूप में मान रहे हैं? ठीक है, अपनी सिस्टम की विफलता मानिए। जी ब्रह्म साहब, एक और वर्ग को जिसको एड्रेस किया गया वो सार्वजनिक सेक्टर में काम करने वाले ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करने वाले तमाम लोग जिनको सैलरी वो बांटते हैं, उनके डेडलाइंस को आगे बढ़ाया गया जितना समझ में आता है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। दूसरा, उनकी जिन जिन जगहों पर लायबिलिटीज बनती उनको एड्रेस किया गया। क्या इससे एक मोबिलिटी आएगी, इससे काम की फंक्शनिंग शुरू हो पाएगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं, और या कुछ जो रियल एस्टेट सेक्टर में भी हैं और उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके लिए डेट एक्सटेंड की गई है। इसमें लिक्विडिटी का नहीं है ये उन्होंने कहा कि भाई हाँ, उसको पूरा करने के लिए उनको डेट उनके लिए एक्सटेंड की गई है। तो ये एक ये है कि भाई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था और उस समय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ जो उनको जो वो रियायत दी गई है उसके लिए। इसमें उनको कोई डायरेक्ट कोई किसी को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उनके लिए ये कोई उसमें
पैकेज नहीं दिया गया है। बरलियानी साहब, आपका रिएक्शन इस पर भी, जिन लोगों को अभी डेडलाइंस बढ़ाई गई हैं या जिनके साथ में कहा जा रहा है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे हैं उनके लोन्स के बारे में भी एक बात एड्रेस की गई कि उनको कितने समय और मिल जाएगा, ये सब बातें, ये बात बिल्कुल आपकी फिर याद आती है कि इसमें राहतें डायरेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन आपने टाइम लिमिट बढ़ा दी ताकि एटलीस्ट काम शुरू आप करें, ये मानकर ना रोक दें कि अब इसकी लिमिट निकल चुकी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम है। किसी ठेकेदार को आपने 2 साल में काम पूरा करना था, लेकिन कोरोना संकट आ गया तो काम पूरा नहीं कर पाया, तो उसके सामने व्यवहारिक दिक्कत आती। यदि उसको आप पेनाल्टी लगा देंगे तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये राहत देना उनके हक में है और सरकार के हक में भी है। उसी तरह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा और रेरा का नोटिस चले जाए तो बिल्डर काहे का काम करेगा। तो रेरा के मामले में भी यही कहा गया है कि जिन बिल्डर ने समय पे काम नहीं किया या रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं तो उनको टाइम लिमिट 6 महीने अपने आप बढ़ा दी जाए, ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाए। तो ये तो हाउसिंग सेक्टर को या कंस्ट्रक्शन साइड में जो लोग हैं जी, उनको ये राहत देना सरकार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी ये परेशानी बढ़ती। जी साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि सारे जो उपाय हैं, सारी जो घोषणाएं हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान का, दुनिया का सारा बजट दे देंगे तब भी आप खड़े नहीं हो पाओ। ये तो एक पहल, एक प्रयास है। चाहे रियल सेक्टर में जो 2 साल से 4 साल से जो स्थिति देख रहे हैं उसको कैसे बूस्टअप करें, ठीक है, बूस्टअप करने के लिए करें जी। और उसी तरीके से कामगार के लिए एपीएफ में जो आपको छूट दी गई, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है, भले पीएसयू को उससे अलग रखा गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहुत बूस्टअप होना है। साहू जी हमारे साथ बात को लेके जो जितने भारत के दूसरे संस्थान है, फिक्की है, एसोचेम है, पीएचडी है, उन्होंने सारे लोगों को एक अनबायस्ड बात कही। ठीक बात है। अब हमारे कुछ मित्र लोग बायस्ड होकर बात करें, बायस्ड वाली बात नहीं है। तो आप दोनों को हमारे साथ में कुल मिलाकर साहू जी आप इसकी स्पिरिट मैं निवेदन किया, ठीक है, मिशन आत्मनिर्भर उसको समझिए ना आप। ठीक है साहू जी, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। साहू जी हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। सिंहदेव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो राहतों का ऐलान किया है, जिसे डीकोड करने की शुरुआत की गई कि क्या क्या हम इस बड़े पैकेज के अंतर्गत दे रहे हैं, प्रदेश कैसे देखता है मंत्री के नाते या सरकार में एक अहम हिस्सा होने के नाते, कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें 20 लाख करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी राशि की घोषणा होती है, इसमें दो बात नहीं है, लेकिन ये राशि कहाँ जा रही है इसको देखना होगा। अभी तो ऊपर ऊपर की बातें हुई हैं, आखिरी में नीचे भी देखना पड़ेगा कि लोगों तक कितना पैसा पहुंच रहा है, किन लोगों तक पहुंच रहा है, किस समूह तक पहुंच रहा है। एमएसएमई की बात हुई है अभी 3 लाख करोड़ की, 90,000 रुपए की बात हुई है आपके डिस्कॉम्स को, उनके घाटे में चल रहे हैं, उनको आपने दिया। अंततः ये पैसा किसके पास जाता है? आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आपने उस सेक्टर को आपने पैसा दिया है, वो पैसा उनके माध्यम से किसके पास जाएगा? किसान के पास कितना गया, मजदूर के पास कितना गया, हमारे पेंशनर्स के पास कितना गया, सर्वहारा वर्ग के पास कितना गया, मध्यम वर्ग के पास कितना पैसा जाएगा, इसका कितनी क्रय क्षमता बनेगी समाज की, ताकि वो आने वाले समय में बनने वाले उत्पादों को वो खरीद सकेगा। इसको देखना समझना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि ये 20 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था में वास्तविक लाभ कितना मिलेगा। एक और बात जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कल कही थी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ जितने मशवरे हुए हैं, जितनी उनको सलाह मिली है, जो राज्यों की मांग, डिमांड रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बड़े पैकेज को डिजाइन किया गया है। पहले इससे में आपको लगा कि उन सारी बातों में किन्हीं चीजों को समाहित किया गया? इसमें छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की बात थी, उसमें नहीं समझ में आया। 30,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मांगे थे और 10,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाए कहा था, वो राशि दिखने में नहीं आई। कोल सेस का पैसा जो पूरा केंद्र सरकार को चला जा रहा है वो देखने में नहीं आया। जीएसटी का बकाया जो हमारा राज्य का पिछले साल का है, वो बकाया भी इस पैकेज का हिस्सा है, वो देखने में नहीं आया। तो अब क्या क्या है इस 20 लाख करोड़ में
जब तक ये बातें खुल के सामने नहीं आएंगी वो पता नहीं चलेगा। इसमें किसानों के लिए नहीं दिख रहा है, इसमें लोन वेवर के संदर्भ में नहीं दिख रहा है, लोगों को जो 7,500 रुपए उनके खाते में प्रति परिवार देने की बात आई थी उस प्रकार की चीज नहीं दिख रही है। जो चल के लोग आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके देखरेख की व्यवस्था, उसके लिए कोई राशि नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य के लिए कोविड का समय है, इस बड़े संकट में स्वास्थ्य के लिए कितना दिया अभी तक? 15,000 करोड़, 20 लाख करोड़ में केवल 15,000 करोड़ की बात सुनने में आई है। क्या ये उचित नहीं होता अभी प्रधानमंत्री जी 2 लाख करोड़ कम से कम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषित करते? तो ऐसी बातें हैं जिसका हम लोग उम्मीद कर रहे थे, पर क्या है बाकी और आने को, ये किस्तों में घोषणा हो रही है तब पता चलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी, जैसे आपने एक बात की कि सबसे बड़ी मेडिकल क्षेत्र में, चूंकि आपके पास वो विभाग भी है, आप भी जानते हैं कि कहाँ कितनी सारी कमियां हैं। इसके अलावा दूसरा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, लौटते हुए मजदूर और उनका आगे का रोजगार। लौट तो आए हैं जैसे तैसे किसी तरह से, चाहे सरकारों ने व्यवस्था की हो चाहे अपने साधनों से लौटे हो, अब वे लौट कर करेंगे क्या? उनके लिए क्या इसमें कोई गाइडलाइन दिखती है पहले हिस्से में? इसमें सीधे तो गाइडलाइन नहीं दिखती है। राज्य सरकार ने मनरेगा की जो उसकी जिम्मेदारी है उसमें काम खोल के और ये निश्चित योजना बना रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर मजदूरी चाहेगा तो मनरेगा के तहत उनको मजदूरी हम उपलब्ध कराएंगे, इसमें कमी नहीं आने देंगे। शेष रोजगार के और कौन से अवसर सृजनित हो सकते हैं ये नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य अभी चालू होने का इसमें नहीं दिख रहा है ऐसा नया काम कि ये बाहर से आने वाले मजदूर जिस काम में बाहर लगे हुए थे वैसे ही काम उनको यहाँ मिल जाए। ऐसी कोई नई व्यवस्था की सड़क में अगर मजदूर लगे थे तो जो छत्तीसगढ़ में सड़क बनाने में मजदूर लगे हैं उनके अतिरिक्त ये सड़कों के लिए पैसा दिया गया कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको लगा दीजिए। बिल्डिंग में अगर मजदूर काम कर रहे थे अन्य राज्यों में तो ये बिल्डिंग हमने दे दिया कि ये बिल्डिंग बनाइए, तो जो मजदूर बिल्डिंग में काम कर रहे थे उनको बिल्डिंग में काम करने के लिए अवसर दे दिया। तो ऐसी बातें वहां अभी इस पैकेज में देखने को नहीं मिल रही। चलिए, लेकिन इतनी बात है कि ये जो पहला हिस्सा है, इस पहले हिस्से में जितनी घोषणाएं की गई हैं इसके अलावा भी बहुत सारी मांग हैं और अभी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये बता दिया गया है कि ये केवल एक हिस्सा है उस पैकेज का जिसको हमने सामने रखा है देश के। देखना होगा कि उम्मीदों पर यह पूरा पैकेज जब पूरी तरह से सामने आएगा या अगली कड़ी जब इसकी सामने लाई जाएगी तब उसमें किन सेक्टर को एड्रेस किया जाता है और उनको डायरेक्ट कुछ मिलता है या नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। इस समय में जितना हम पूछ सकते थे उतना हमने सबसे बातचीत करने की कोशिश की है, प्रतिक्रियाओं के साथ जो हमको लगातार मिली है। फिर आप सबसे जुड़ते हुए रहेंगे और बात करते रहेंगे, क्योंकि इसे समझना जरूरी है कि इस अभूतपूर्व समस्या का समाधान अगर देश आत्मनिर्भरता के जरिए लाना चाहता है तो इसमें सरकारें कितना योगदान दे रही हैं या दे सकती हैं, उनसे कितना अपेक्षित है। बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।